तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2 यानी 2.2 टॉपिक नंबर, जिसका नाम है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। यानी कि इस टॉपिक के अंदर हम डेमोक्रेसी के फीचर्स को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, वी हैव स्टार्टेड विथ अ सिंपल डेफिनेशन दैट डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। देखिए, हमने एक डेफिनेशन के साथ शुरुआत की, एक सिंपल डेफिनेशन के साथ, जिसमें हमने देखा कि डेमोक्रेसी एक तरह का गवर्नमेंट का फॉर्म है जिसमें कि रूलर जो होते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं। तो देखिए, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे सामने आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चंस हैं जैसे कि, तो इन क्वेश्चंस को मैं दिखा देता हूँ। हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन, यानी इस डेफिनेशन में रूलर्स कौन है। विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड डेमोक्रेसी। विच डिसीजन वे मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन द डेमोक्रेसी। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें रूलर्स की, तो आखिर यहाँ पर रूलर्स हैं कौन इस डेफिनेशन में, और कौन कौन से ऑफिशियल्स हैं जिन्हें कि इलेक्ट होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट के लिए डेमोक्रेसी कहलाने के लिए। तो और बात यह है कि कौन कौन से ऐसे डिसीजंस हैं जो कि लिए जाएंगे नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स द्वारा डेमोक्रेसी के अंदर। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन उठता है कि व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंस्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन, यानी किस तरह के इलेक्शन को हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन कहते हैं, और कौन कौन से कंडीशन को फुलफिल करना चाहिए ताकि इलेक्शन जो है उसे डेमोक्रेटिक कहा जाए। और इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर्स और गेट इलेक्टेड एज रूलर्स। तो आखिर वे कौन लोग हैं जो कि रूलर्स को इलेक्ट करेंगे और रूलर के रूप में इलेक्ट होंगे। शुड दिस इंक्लूड एवरी सिटीजन ऑन एन इक्वल बेसिस, कैन अ डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन्स दिस राइट। तो क्या ये जो क्या कहते हैं डेफिनेशन है, ये जो कंडीशन है, ये सभी सिटीजन्स को इक्वल बेसिस पर, इक्वल वोट के ऊपर या फिर इक्वल बेसिस के अनुसार इंक्लूड करें, और क्या डेमोक्रेसी कुछ सिटीजन्स को वोटिंग देने का अधिकार डिनाई भी कर सकती है। इसके बाद फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज अ डेमोक्रेसी, कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाट एवर दे। तो किस तरह के गवर्नमेंट का फॉर्म है वो उसे डेमोक्रेसी कहा जाएगा। और इसके बाद इसी में पूछा गया है व्हाट कैन इलेक्टेड रूलर्स डू व्हाट एवर दे वांट इन अ डेमोक्रेसी। तो क्या डेमोक्रेसी के अंदर जो रूलर्स हैं जो कि चुने गए हैं वो कुछ जो भी करना चाहें वो कर सकते हैं, और मस्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स, और या फिर गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसे कुछ लिमिट के साथ फंक्शन करना चाहिए। इज इट नेसेसरी फॉर अ डेमोक्रेसी टू रिस्पेक्ट सम राइट्स टू द सिटीजन, क्या डेमोक्रेसी के लिए ये ज़रूरी है कि वो सिटीजन्स के कुछ राइट्स को रिस्पेक्ट करे। तो देखिए, यहाँ पर आपको सिंपली कहा जा रहा है कि आप इन सभी क्वेश्चंस के बारे में सोचें, इन क्वेश्चंस को कंसीडर करें और इनको कुछ एग्जाम्पल से आप समझें। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी में 2.2 के अंदर ही मेजर डिसीजंस बाय इलेक्टेड लीडर्स। तो देखिए, हम यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स के रूप में देखेंगे कि जो मेजर डिसीजन लिए गए हैं इलेक्टेड लीडर्स द्वारा। तो सबसे पहले हम पाकिस्तान के साथ शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान में जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ थे, उन्होंने एक मिलिट्री विद्रोह किया था अक्टूबर 1999 में। उन्होंने जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसे ओवरथ्रू कर दिया, यानी उखाड़ कर फेंक दिया, और खुद को चीफ एग्जीक्यूटिव घोषित कर दिया कंट्री का, और बाद में खुद को प्रेसिडेंट के पद पर बैठा दिया। और 2002 में उन्होंने एक रेफरेंडम कराया जिसमें कि देश के लोगों ने देश के लोगों ने उन्हें 5 साल का एक्सटेंशन दे दिया। तो पाकिस्तानी मीडिया, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस और जो डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट थे, उन्होंने कहा कि रेफरेंडम वाज बेस्ड ऑन, मैं इसे नीचे कर देता हूँ, referendum was based on rulers. They cannot take the final decision. The power to take the final decision rests with army officials and with General Musharraf, and none of them are elected by the people. तो देखिए, जो लोग थे जैसे डेमोक्रेटिक ऑफिस क्या कहते हैं एक्टिविस्ट जो थे, मीडिया थी, उन सभी का कहना था कि जो पावर लेने का अधिकार है वो आर्मी के पास है और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास है, और इनमें से कोई भी लोग जो है वो जनता द्वारा चुने नहीं गए हैं। तो देखिए, बिल्कुल ऐसा ही होता है कि बहुत सारे डिक्टेटरशिप में या फिर मोनार्कीज में जहाँ पर जो रूलर्स होते हैं वो इलेक्ट नहीं किए जाते हैं। दे फॉर्मली हैव एन इलेक्टेड पार्लियामेंट एंड गवर्नमेंट, बट द रियल पावर इज विथ दोज हु आर नॉट इलेक्टेड। तो देखिए, एक तरह की जो सरकार होती है वो चुनी तो जाती है, लेकिन उनके पास रियल में पावर नहीं होता। पावर उन लोगों के पास होता है, कुछ दूसरे लोगों के पास में होता है जो कि रियलिटी में इलेक्ट नहीं हुए होते हैं। तो इसी को मैं आगे बढ़ाता हूँ।
तो आपको पिछला चैप्टर अगर याद होगा तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि जो यूएसएसआर है और कम्युनिस्ट पोलैंड, तो पोलैंड में तो सरकार थी, लेकिन जो यूएसएसआर की सरकार थी उसके पावर चलता था पोलैंड में, और जिस तरह की यूएसएसआर चाहती थी उसी तरीके के काम होते थे पोलैंड में। अगर हम यूएस की बात करें और इराक की बात करें, तो इराक में यूएस ने इलेक्शंस कराए थे और वहाँ पर यूएस के मिलिट्री का प्रेजेंस भी था। तो वहाँ पर सरकार तो बनी, लेकिन उसके हाथ में पूरी ताकत नहीं थी, उसके हाथ में पूरी सत्ता नहीं थी, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट का ऊपर से दबाव भी था और वो जिस तरह से चाहती थी उस तरह से इराक गवर्नमेंट काम भी करती थी। तो देखिए यहाँ पर जो रियल पावर है वो किसी एक्सटर्नल पावर के हाथ में है, और लॉजिकली जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है वहाँ पर उन लोगों के हाथ में पावर नहीं है। तो इसको हम रियलिटी में पीपुल्स रूल्स तो नहीं कह सकते, क्योंकि सरकार तो है लेकिन सरकार के पास जब पावर ही नहीं है तो वो किस तरह से पीपुल्स रूल हो गए। तो यहाँ पर एक हमें डेमोक्रेसी का एक फर्स्ट पिक्चर देखने को मिलता है। इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद पीपल दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। तो देखिए इसमें एक डेफिनेशन इस पूरे बातचीत से निकलता है कि देखिए डेमोक्रेसी में जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो उन लोगों के हाथ में होना चाहिए जो कि जनता द्वारा चुने गए हैं। जैसे कि अगर इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो इंडिया में जो सरकार है उसके हाथ में पावर है कि वो क्या करना चाहती है, किस तरह के पॉलिसी को अपनाना चाहती है। लेकिन वहीं अगर मान लीजिए यूएसए का यहाँ पर दबाव होता, यूएसए का कंट्रोल होता, तो इस तरह के गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते थे। और इसके बाद दूसरा टॉपिक हम देखते हैं, दूसरा टॉपिक है इसी में फ्री एंड फेयर इलेक्टोरल कंपटीशन। तो ये एक तरह का दूसरा फीचर हम यहाँ पर देखेंगे डेमोक्रेसी का। तो अगर हम चाइना की बात करें, इन चाइना इलेक्शंस आर रेगुलरली हेल्ड आफ्टर एवरी 5 years फॉर इलेक्टिंग द कंट्रीज पार्लियामेंट। तो देखिए चाइना में हर एक 5 साल पर एक इलेक्शन होता है कंट्री के पार्लियामेंट को चुनने के लिए, जिसे कि कहा जाता है, ये चाइनीज़ है क्वांगो रेमिन द्वाब्लो दुहाई, सीधा मतलब है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। द नेशनल पीपुल्स कांग्रेस हैज़ द पावर टू अपॉइंट द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री। तो देखिए जो नेशनल पीपुल कांग्रेस है वो उसको चुनने के लिए हर 5 साल में इलेक्शन होता है, और इसके पास अधिकार होता है कि वो देश के प्रेसिडेंट को चुन सकती है, यानी कि चाइना के प्रेसिडेंट को। और इसके करीब 3000 मेंबर्स हैं जो कि इलेक्ट होते हैं चाइना के डिफरेंट इलाकों से, और कुछ मेंबर्स हैं जो कि इलेक्ट होते हैं आर्मी द्वारा, यानी आर्मी द्वारा भेजे जाते हैं पार्लियामेंट में। इलेक्शंस को कंटेस्ट करने से पहले, यानी कि इलेक्शन में चुनाव लड़ने से पहले जो भी कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहता है उसे एक चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का अप्रूवल चाहिए होता है कि वो अप्रूव करेगी, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। वही लोग जो कि पार्टी के मेंबर हैं चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के, और या फिर दूसरे स्मॉलर पार्टीज़ के जो कि उससे जुड़े हुए हैं, उन्हीं के मेंबर्स को ये अलाउड था कि वो इलेक्शन में कंटेस्ट कर सकें या फिर चुनाव लड़ सकें, जो कि हुए थे 2002 और 3 में। द गवर्नमेंट इज़ ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द कम्युनिस्ट पार्टी। और अगर हम वहाँ गवर्नमेंट की बात करें तो चाइना में गवर्नमेंट हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी ही बनाती है, कोई दूसरी पार्टी क्या कहते हैं गवर्नमेंट बनाती ही नहीं है। तो इस तरह से आप क्या इस तरह के गवर्नमेंट को कह सकते हैं कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? नहीं। तो सिर्फ चुनाव करा देने से वहाँ पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं हो जाती है। तो अब हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हमारा। मेक्सिको जो है वो 1930 में आज़ाद हो गया था, इंडिपेंडेंस उसे प्राप्त हो गई थी, और वहाँ पर हर एक 6 साल पर इलेक्शन होता है ताकि प्रेसिडेंट को चुना जा सके। और वहाँ पर जो मेक्सिको है वो कभी भी मिलिट्री या फिर डिक्टेटर रूल के अंदर में नहीं गई है। लेकिन अगर हम 2000 ईस्वी तक बात करें, यानी साल 2000 तक, तो वहाँ पर जो भी इलेक्शंस हुए थे वो सभी इलेक्शंस को जीता था सिर्फ एक पार्टी ने, जिसका नाम था PRI, यानी इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। अब पी से इसका नाम क्यों है पता नहीं, इसका नाम उल्टा है, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। तो देखिए यहाँ पर जो अपोजिशन पार्टीज थे उन्हें चुनाव लड़ने का अधिकार तो था और वो चुनाव लड़ते भी थे, लेकिन वो आज तक चुनाव जीते ही नहीं थे मेक्सिको में। तो PRI जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बदनाम थी, क्योंकि वो बहुत तरह के डर्टी ट्रिक्स को यूज़ करती थी इलेक्शंस को जीतने के लिए। उन सभी लोगों को जो कि गवर्नमेंट में एम्प्लॉयड थे, उन सभी लोगों को पार्टी के मीटिंग्स अटेंड करने होते थे, और जो गवर्नमेंट स्कूल के टीचर्स थे वो पेरेंट्स को फोर्स करने के लिए यूज़ करते थे कि देखिए आपको वोट देना है तो किसे देना है, PRI पार्टी को वोट देना है। तो और जो मीडिया थी वो लार्जली इग्नोर करती थी जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके एक्टिविटीज़ को, और वो सिर्फ उनको ऐसा दिखाने की कोशिश करती थी कि वो सिर्फ खराब काम कर रहे हैं, वो बुरे काम कर रहे हैं, अच्छे काम वो कर नहीं रहे हैं। समटाइम्स द पोलिंग बूथ वेयर शिफ्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द लास्ट मिनट पर कई बार जो पोलिंग बूथ होते हैं जहाँ पर वोट डाला जाता है उन जगहों को ही चेंज कर दिया जाता था। और इस तरह से ये जो चीज़ें ये काफ़ी डिफ़िकल्ट कर देती थी, मुश्किल कर देती थी लोगों को वोट देने के लिए।
वोट देने के लिए। और जो PRI पार्टी थी वो बहुत ही ज़्यादा पैसा खर्च करती थी कैंपेन में अपने कैंडिडेट्स के कैंपेन के लिए। तो क्या इस तरह के इलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, कह सकते हैं कि यहाँ पर लोग जो है वो सरकार को बना रहे हैं या फिर सरकार को चुन रहे हैं? यहाँ पर हम सिर्फ उसकी नहीं बात करें, हम मेक्सिको की सिर्फ नहीं बात करें, यहाँ पर हम चाइना की भी बात कर रहे हैं। रीडिंग दिस एग्जाम्पल वी गेट अ सेंस दैट वी कैन नॉट। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल को ध्यान से देखें तो हम नहीं कह सकते कि इस तरह का चीज़ें जो है ये गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, या फिर यहाँ पर लोग जो हैं उनके पास ऑप्शन है सरकार बनाने का या फिर सरकार चुनने का। देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स हियर। तो यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। चाइना में इलेक्शंस डू नॉट ऑफर पीपल एनी सीरियस चॉइस। तो चाइना में जो ये ऑफर मिलता है, यहाँ पर लोगों के पास बहुत ही ज़्यादा सीरियस चॉइसेस अवेलेबल नहीं है कि वो सरकार बना सके। दे हैव टू चूज़ द रूलिंग पार्टी एंड द कैंडिडेट अप्रूव्ड बाय इट। तो यहाँ पर जो चाइना में लोग हैं उन्हें हमेशा एक ही पार्टी को वोट देना होता है, रूलिंग पार्टी को, यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी को, और वो उन्हीं कैंडिडेट्स में से चुन सकते हैं जो कि कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा अप्रूव किए गए हैं। तो क्या हम इसे चॉइस कह सकते हैं कि लोगों के पास अधिकार है चुनने का? नहीं। अगर हम मेक्सिकन एग्जाम्पल की बात करें तो वहाँ पर लोगों को दिखता तो है, दिखने में तो लगता है कि वहाँ पर लोगों के पास अधिकार है, लोगों के पास चॉइस है, लेकिन अगर हम रियलिटी में बात करें तो वहाँ पर प्रैक्टिकली वहाँ पर लोगों के पास चॉइस नहीं है। तो मेक्सिको की अगर हम बात करें तो वहाँ पर ऐसा कोई तरीका ही नहीं था जहाँ पर रूलिंग पार्टी जो है वो हार सकती थी या फिर उसे हराया जा सकता था। अगर लोग जो हैं वो रूलिंग पार्टी के खिलाफ भी हो जाए तो ये एक तरह का फेयर इलेक्शन था ही नहीं जहाँ पर जो रूलिंग पार्टी है वो हार जाए। वी कैन दस एड अ सेकेंड फीचर टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस तरीके से हम डेमोक्रेसी के डेफिनेशन में एक अपना सेकेंड फीचर जोड़ सकते हैं, जिसमें कि होल्डिंग इलेक्शन ऑफ एनी काइंड इज नॉट सफिशिएंट। तो किसी भी तरह का इलेक्शन कराना सफिशिएंट नहीं है। द इलेक्शंस मस्ट ऑफर अ रियल चॉइस बिटवीन पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स। तो इलेक्शन जो हैं उनमें लोगों के पास रियलिटी में अधिकार होना चाहिए कि वो अपने पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स को चुन सकें, उनके पास ऑप्शंस खुले होने चाहिए। एंड इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल टू यूज दिस चॉइस टू रिमूव द एग्जिस्टिंग रूलर इफ दे विश सो। और ये एक तरह का उनके पास अधिकार होना चाहिए कि वो अपने चुने हुए जो लीडर्स हैं उनको अगले चुनाव में वो रिमूव भी कर सकें और दूसरे को सत्ता पर बैठा सकें। अगर इस तरह का ऑप्शन हो तभी हम रियलिटी में कह सकते हैं कि वो एक तरह का डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। तो यहाँ पर हम डेमोक्रेसी का तीसरा फीचर देखते हैं। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन अ फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। यानी डेमोक्रेसी एक तरह का डेमोक्रेसी में फ्री और फेयर इलेक्शन होना चाहिए जहां पर जो अभी सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनका हारने का चांस काफ़ी ज़्यादा हो, यानी कि वो आसानी से जितना चांस एक अपोजिशन पार्टी के हारने का है उतना ही चांस एक रूलिंग पार्टी का भी होना चाहिए, तभी हम उसे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कह सकते हैं। वी शैल फाइंड आउट मोर अबाउट डेमोक्रेटिक इलेक्शंस इन चैप्टर 4। डेमोक्रेटिक इलेक्शंस के बारे में हम चैप्टर 4 में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये इमेज है, इस इमेज को चाहे तो आप देख सकते हैं और इसे कुछ बातें यहाँ जोड़ कर लिखी गई हैं, उसके आप देख लें तो आपके लिए अच्छा होगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट फीचर देखते हैं, डेमोक्रेसी के नेक्स्ट फीचर को, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। तो यहाँ पर यहीं पर आपको समझ में आ गया होगा नेक्स्ट फीचर डेमोक्रेसी का कि डेमोक्रेसी में क्या फीचर होना चाहिए, 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। अगर तो आइए अब हम पढ़ते हैं इस चैप्टर के अंदर में। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा कि डेमोक्रेसी के लिए जो स्ट्रगल था वो जुड़ा हुआ था यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के साथ, उसके डिमांड के साथ, यानी कि एक सीमित एज के बाद सभी लोगों को वोट देने का अधिकार हो। दिस प्रिंसिपल हैज नाउ कम टू बी एक्सेप्टेड ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड, येट देयर आर मेनी इंस्टेंसेस डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। देखिए ये जो प्रिंसिपल है यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का वो लगभग सभी जगह एक्सेप्ट किया जा चुका है दुनिया में, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर इस तरह के फीचर्स को अलाउ नहीं किया गया है या फिर उनको डिनाई करके रखा गया है इक्वल राइट टू वोट का। तो यहाँ पर अगर हम एग्जांपल देखें तो सऊदी अरबिया का एग्जांपल देख सकते हैं जहाँ पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं है। जो इस्टोनिया है वो उस तरह से उसने सिटीजनशिप रूल्स बना कर रखे हैं कि जो रशियन माइनॉरिटी के लोग हैं वो उनके पास बहुत ही मुश्किल से वोट देने का अधिकार उन्हें मिलता है। अगर हम फिजी की बात करें तो वहाँ पर जो इलेक्टोरल सिस्टम इस तरह से है कि वहाँ के इंडिजीनियस फिजी यानी कि जो वहाँ का नेटिव रहने वाला लोग हैं उसके वोट का वैल्यू ज़्यादा होता है जो कि वहाँ पर इंडिया से गया हुआ फिजियन है। तो इस तरह की अगर हम चीज़ों की बात करें तो इसे हम डेमोक्रेटिक में फीचर में नहीं रख सकते क्योंकि सभी लोगों के पास बराबर वोट देने का अधिकार
नहीं है। डेमोक्रेसी इज़ बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। तो डेमोक्रेसी जो होना चाहिए वो उसका एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि पॉलिटिकल इक्वालिटी होना चाहिए लोगों के बीच में, यानी कि वोट देने के अधिकार जो लोगों के पास प्राप्त हैं उसके बीच में। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। इससे हमें थर्ड फीचर मिलता है डेमोक्रेसी का। इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट, ईच वोट मस्ट बी ऑफ मस्ट हैव वन वैल्यू। तो डेमोक्रेसी में जितने भी एडल्ट हैं, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि एक सीमित एज के बाद सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। सभी लोगों के वोट, सभी लोगों के पास एक वोट होना चाहिए और सभी का जो वोट है उसका एक बराबर ही वैल्यू होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसा फिजी में होता है कि वहाँ पर अगर आप फिजियन है तो वहाँ पर आपके वोट का वैल्यू 1 है, लेकिन अगर आप इंडियन है तो और वहाँ पर जाकर रह रहे हैं तो आपके वोट का 1 0.5 है। इस तरह का होगा तो उसे हम डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस तो नहीं कह सकते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में हम चैप्टर 4 में विस्तार से पढ़ेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। कार्टून आप यहाँ देख लें, कार्टून का बारे में कुछ लिखा गया है उसको भी आप देख लें, ये काफ़ी अच्छा होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में